इस नए गहन अध्ययन में स्वागत है। आज का विषय थोड़ा ऐसा है जो हम में से बहुत से लोगों को स्कूल के उन पुराने दिनों की याद दिला देगा। हाँ, वो उबाऊ व्याकरण की कक्षाएं जो किसी सजा से कम नहीं लगती थी। बिल्कुल सही कहा। मुझे तो आज भी याद है वो रटना पड़ता था कि कर्ता ने कर्म को करण से और आगे का तो खैर अक्सर भूल ही जाते थे। और यही व्याकरण को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा करता है। व्याकरण को हमेशा से एक गणितीय फॉर्मूले की तरह पेश किया गया है। हाँ, मतलब व्याकरण की किताबें देखकर ऐसा लगता था मानो ये सिर्फ जटिल नियमों का एक सूखा पुलिंदा है जहां बस चीजों को फिट करना है। जबकि अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो व्याकरण किसी भी भाषा की आत्मा है। एकदम। और आज हमारे पास जो स्रोत और नोट्स है ना, उनका मिशन इस पूरी धारणा को उलट कर रख देना है। हाँ, क्योंकि आज का लक्ष्य नियमों को रटना नहीं है, बल्कि कारक को उसके भाव से कैसे पकड़ा जाए ये समझना है। बिल्कुल। वाक्यों के बीच जो रिश्ते बनते हैं वे किसी नियम से नहीं बल्कि एक भाव से संचालित होते हैं। तो नियमों के जाल से बाहर निकलकर आज कुछ अचूक ट्रिक्स और दिलचस्प उदाहरणों के जरिए ये विषय एकदम एक कहानी की तरह सामने आने वाला है। तो इसी नियत और भाव को डिकोड करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल को उठाते हैं कि आखिर ये कारक नाम की चीज है क्या। अगर स्रोत में दी गई जानकारी को देखें तो इसे इसके शाब्दिक अर्थ से समझना सबसे आसान रहता है। कारक का मतलब करने वाला। एकदम सही। करने वाला या भूमिका निभाने वाला कोई भी ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में हो रहे काम को यानी क्रिया को पूरी तरह से संपन्न करने में अपनी एक खास जिम्मेदारी निभाता है। मतलब आसान भाषा में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध तय करता है। हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि एक वाक्य एक नाटक की तरह है। एक नाटक। और उस नाटक में क्रिया जो है वो मुख्य घटना है। अब उस घटना को अंजाम देने के लिए कुछ किरदारों की जरूरत होती है। हाँ, कोई काम शुरू करेगा, किसी पर उसका असर पड़ेगा या किसी औजार का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल, ये सारे किरदार ही दरअसल कारक हैं। और जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं जैसे ने, से, पे, में, पर, वो सब जो वाक्यों के बीच में लगकर इन किरदारों को आपस में जोड़ते हैं और पूरी कहानी बनाते हैं, वे कारक की इस व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा है। यहीं पर स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट और बारीक अंतर बताया गया है जो अक्सर बड़े बड़ों को उलझा देता है। हाँ, कारक और परसर्ग के बीच का अंतर आमतौर पर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि इनके बीच एक बहुत गहरी लकीर है। ये व्याकरण की समझ को साफ करने वाला एक बहुत बड़ा बिंदु है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझा जा सकता है। हम दफ्तर वाले उदाहरण से। बिल्कुल। कारक वह भूमिका या जिम्मेदारी है जो कोई शब्द निभा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसकी भूमिका कर्ता की है, और जिस वस्तु पर काम हो रहा है उसकी भूमिका कर्म की है। दूसरी तरफ परसर्ग या जिसे विभक्ति भी कहा जाता है वह केवल एक शब्द चिन्ह है। मतलब दफ्तर के उदाहरण में कारक एक पद या पोस्ट है जैसे कोई मैनेजर है, और परसर्ग वो नेम प्लेट या आईडी कार्ड है जो उस व्यक्ति के गले में लटका है जो दुनिया को बताता है कि यह व्यक्ति मैनेजर है। क्या बात है। जब वाक्य में ने या को आता है तो वे केवल वे बैज या टैग है जो दर्शाते हैं कि शब्द कौन सी जिम्मेदारी उठा रहा है। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि सिर्फ नेम प्लेट देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, यह देखना चाहिए कि वो व्यक्ति असल में काम क्या कर रहा है। कभी कभी नेम प्लेट भ्रामक भी हो सकती है। बिल्कुल सही। तो इसी बात को आधार बनाकर अब इन अलग अलग भूमिकाओं यानी स्रोत में कारक के जो 8 भेद बताए गए हैं उनके विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जाना पहचाना नाम है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने, और इसका सीधा सा काम है काम को करने वाला। और यहाँ स्रोत में जो उदाहरण दिया गया है वो इतना सीधा और थोड़ा सा नाटकीय है कि इसे भूलना मुश्किल है। हाँ, वाक्य है गुरुजी ने सुअर मारा। अब अगर हम इस वाक्य का ऑपरेशन करें तो सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढनी होगी। काम क्या हो रहा है? मारने का। अब सवाल उठता है कि ये मारने का काम किया किसने? जवाब मिलता है गुरुजी ने। चूंकि गुरुजी ही इस पूरी घटना के सूत्रधार हैं, इस काम को अंजाम देने वाले हैं, इसलिए यहाँ गुरुजी कर्ता कारक की भूमिका में है। ये तो वाक्य संरचना का सबसे बुनियादी स्तर हो गया। अब इसी कहानी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और दूसरे भेद की चर्चा करते हैं। कर्म कारक, जिसका चिन्ह होता है को। इसका अर्थ ये बताया गया है कि जिस पर काम का प्रभाव पड़े। अब गुरुजी वाले उसी उदाहरण को थोड़ा और विस्तार देते हैं। गुरुजी ने सुअर को मारा। यहाँ पर वाक्य का केंद्र थोड़ा सा खिसक गया है। काम वही हो रहा है मारने का, करने वाले भी वही हैं गुरुजी। लेकिन इस बार पूरा फोकस इस बात पर है कि उस क्रिया की मार कौन झेल रहा है। काम का सीधा असर किस पर हो रहा है? वो असर सुअर पर पड़ रहा है। चूंकि सुअर उस क्रिया के प्रभाव को ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ सुअर को कर्म कारक का उदाहरण बन जाता है। और यहाँ कोच ने ये नेम प्लेट लगाकर बता रहा है कि प्रभाव सहने वाला कौन है। बिल्कुल। यहाँ स्रोत में बिगिनर्स के लिए बहुत ही खास ट्रिक दी गई है। अक्सर लोग इस बात पे अटक जाते हैं कि वाक्य था गुरुजी ने सुअर को मारा। हाँ, एक ही वाक्य में ने भी आ गया और को भी आ गया। तो अगर कोई पूछे कि इस वाक्य में कौन सा कारक प्रमुख है तो क्या कहा जाए? ट्रिक ये बताती है कि यदि वाक्य में ने और को दोनों एक साथ आ जाएं तो हमेशा पीछे वाले चिन्ह को मान्यता देनी चाहिए, यानी जो बाद में आ रहा है। इस स्थिति में को प्रधान माना जाएगा। ये ट्रिक शुरुआत में उलझनों से बचने के लिए एक बेहतरीन शॉर्टकट है। हाँ, जब कोई भाषा के नियम सीख रहा होता है तो ऐसे शॉर्टकट बहुत मदद करते हैं। लेकिन इसी के साथ स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि केवल इन चिन्हों या ट्रिक्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। असली पहचान केवल चिन्हों से नहीं बल्कि वाक्य के अर्थ और भाव से होती है। हमें हमेशा ये देखना होगा कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। उसी उद्देश्य और भाव को पकड़ते हुए तीसरे कारक की तरफ नजर डालते हैं जो है करण कारक। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा, और इसका अर्थ होता है वो साधन या टूल जिसके जरिए कर्ता कोई काम करता है। गुरुजी की कहानी का अगला हिस्सा यहाँ सामने आता है। गुरुजी ने सुअर को बंदूक से मारा। इस वाक्य में पूरा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। गुरुजी ने काम किया, सुअर पर प्रभाव पड़ा, लेकिन अब एक नई चीज जुड़ गई है, बंदूक। हाँ, गुरुजी ने ये काम खाली हाथ नहीं किया बल्कि उन्हें एक उपकरण की जरूरत पड़ी। वो टूल, वो साधन जिसकी सहायता से काम को पूरा किया गया, वो बंदूक है। इसीलिए व्याकरण में इसे बंदूक के द्वारा मारा के रूप में भी समझा जा सकता है। जब भी किसी वाक्य में ये बोध हो कि कोई काम किसी चीज की मदद से हो रहा है, वो चीज एक साधन का काम कर रही है, तो वहां करण कारक अपनी भूमिका निभाता है। बिल्कुल स्पष्ट है। तो साधन यानी टूल की बात तो हो गई, लेकिन मान लीजिए गुरुजी के हाथ में बंदूक है पर उनका इरादा मारने का नहीं है। क्या सिर्फ बंदूक होने से साधन का भाव बना रहेगा? यहीं पर चौथा कारक प्रवेश करता है, संप्रदान कारक। इसका चिन्ह भी को है और साथ ही के लिए भी है। इसका अर्थ होता है जिसके लिए क्रिया की जाए, और स्रोत जोर देकर कहता है कि इसमें विशेषकर देने का भाव छिपा होता है। यहाँ तो बहुत ही सटीक उदाहरण दिए गए हैं। पहला है गुरुजी के लिए बंदूक लाओ,
यहाँ के लिए तो बहुत आसानी से संप्रदान कारक की पहचान करा देता है। लेकिन जो दूसरा उदाहरण है वो काफी मजेदार है। बच्चों ने गुरुजी को बंदूक गिफ्ट दी। यह दूसरा उदाहरण व्याकरण की सबसे बड़ी गुत्थियां में से एक को सुलझाता है। यहीं पर आकर अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो कर्म कारक का चिन्ह भी को था, सुअर को मारा, और संप्रदान कारक में भी को आ रहा है, गुरुजी को बंदूक गिफ्ट दी। एक ही को, लेकिन दोनों के पीछे की दुनिया एकदम अलग है। यही वो जगह है जहाँ भाव वाली बात एकदम सटीक बैठती है। दोनों को दिखने में जुड़वा लग सकते हैं, लेकिन उनका काम एकदम अलग है। और इसे पहचानने का इकलौता तरीका यही है कि हम रुक कर वाक्य की भावना को टटोलें। जब सुअर को मारा कहा गया था तो वहाँ को कर्म का प्रभाव दिखा रहा था, यानी किसी पर क्रिया का आक्रामक असर पड़ना। लेकिन जब बात आती है गुरुजी को बंदूक गिफ्ट दी, तो यहाँ किसी को पीटने या नुकसान पहुंचाने का भाव बिल्कुल नहीं है। यहाँ भाव है सम्मान का, कुछ देने का, कुछ भेंट करने का। व्याकरण का नियम कहता है कि जब भी वाक्य में किसी को कुछ भी देने का एहसास हो, चाहे वो वस्तु हो या सम्मान हो, तो वहाँ जो को लगता है वो बिना किसी संदेह के संप्रदान कारक होता है। मतलब सिर्फ को की नेम प्लेट देखकर तुरंत फैसला नहीं सुनाना है, पहले ये जांचना है कि वहां कोई प्रभाव डाला जा रहा है या कुछ दिया जा रहा है। ये सच में नजरिया बदलने वाला बिंदु है। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें कारक पर, जो अपने आप में एक अलग ही नाटक लेकर आता है, अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है से। इसका मुख्य अर्थ बताया गया है अलग करना या अलगाव का बोध होना। स्रोत में इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वो तो इतने रचनात्मक हैं कि कोई चाहकर भी नहीं भूल सकता। हाँ, पहला है बंदूक से गोली निकल गई, दूसरा जीवन से गर्लफ्रेंड निकल गई, और तीसरा शरीर से प्राण निकल गए। ये उदाहरण जितने हल्के फुल्के लग रहे हैं, व्याकरण की दृष्टि से उतने ही गहरे हैं। यहाँ फिर से एक बड़ी तुलनात्मक स्थिति पैदा होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने करण कारक में भी से पढ़ा था, बंदूक से मारा, और अब अपदान कारक में भी से आ रहा है, बंदूक से गोली निकली। रुको, मतलब शब्द एक ही है से, लेकिन एक जगह वो हथियार बना रहा है और दूसरी जगह जुदाई। इस अंतर को समझना ही कारक विज्ञान का सबसे रोचक हिस्सा है। इसे थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। जब करण कारक में कहा गया था बंदूक से मारा, तो वहाँ बंदूककर्ता के हाथ में एक साधन थी, उसका उपयोग एक टूल की तरह हो रहा था। लेकिन जब अपदान कारक में कहा जाता है बंदूक से गोली निकल गई, तो यहाँ बंदूक अब कोई टूल नहीं रही, वो अब वो स्थान बन गई है जहां से कोई चीज अलग हो रही है, दूर जा रही है। यही बात बाकी दो उदाहरणों पर भी लागू होती है। जीवन से गर्लफ्रेंड निकल गई में भी एक चीज का दूसरी चीज से दूर जाने का बोध है, और शरीर से प्राण निकल गए में भी अलगाव है। तो निष्कर्ष ये है कि जहाँ से किसी काम को करने का साधन हो वहाँ वो करण कारक है, और जहां से दूरी बनने, बिछड़ने या अलग होने की कहानी सुना रहा हो, वहां वो अपादान कारक है। ये बहुत ही शानदार विश्लेषण है। हाँ, मतलब भाव बदलते ही एक ही अक्षर वाक्य की पूरी दिशा मोड़ देता है। चलिए इस अलगाव के दुख से बाहर निकलते हैं और छठे कारक की ओर चलते हैं, जो जोड़ने का काम करता है, संबंध कारक। इसके तो चिन्हों की एक पूरी फौज है। हाँ, का के ना नी ने रा री रे। इसका सीधा सा अर्थ है अन्य पदों के साथ संबंध जुड़ना या अपनत्व का भाव स्थापित होना। स्रोत में उदाहरण है, यह बंदूक गुरुजी की है। इतने सारे चिन्हों का कारण ये है कि संबंध हमेशा लिंग और वचन के हिसाब से रूप बदलते हैं। यहाँ की चिन्ह का प्रयोग किया गया है क्योंकि बंदूक स्त्रीलिंग मानी जाती है। ये कारक पूरी तरह से अधिकार या रिश्ते को दर्शाता है। ये क्रिया से ज्यादा संज्ञा का संज्ञा से रिश्ता बताता है। यह बस इतना स्पष्ट करता है कि इस पूरी दुनिया में कौन सी वस्तु किसकी है या किसका किससे क्या रिश्ता है। जैसे राम का भाई या श्याम की किताब, ये वाक्यों के बीच एक पारिवारिक या मालिकाना ढांचा तैयार करता है। रिश्तों की इस बात के बाद सातवां भेद आता है अधिकरण कारक। ये भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह चीजों की लोकेशन बताता है। इसके चिन्ह है में और पर। इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार, यानी बेस, सतह या अंदर की स्थिति। इसके दो बहुत ही सटीक उदाहरण हैं। पहला गोली बंदूक में है और दूसरा सुअर जमीन पर है। ये कारक दरअसल हमें स्पेस का बोध कराता है। यह बताता है कि कोई वस्तु या क्रिया स्थान के हिसाब से कहाँ स्थित है। इन दोनों चिन्हों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब कोई चीज किसी सीमा के भीतर किसी 3D स्पेस के अंदर होती है तो में का प्रयोग होता है, जैसे गोली बंदूक के अंदर है। लेकिन जब कोई चीज किसी सतह के ऊपर टिकी होती है, किसी बेस पर रखी होती है, तो पर का प्रयोग होता है। जैसे सुअर जमीन की सतह पर है, में गहराई या घेराव दिखाता है और पर सतह का स्पर्श दिखाता है। में और पर का ये विजुअल अंतर बहुत ही स्पष्ट है। और अब इस सूची के अंतिम और आठवें भेद पर पहुंचते हैं, संबोधन कारक। इसके चिन्ह है अरे, अजी। इसका काम बाकी सभी कारकों से एकदम अलग है। इसका सीधा सा मतलब है किसी को पुकारना, बुलाना या ध्यान आकर्षित करना। उदाहरण के लिए, अरे गुरुजी मत मारो बेचारे सुअर को। और एक और जो हर घर में सुनाई देता है, अजी सुनते हो, रोटी खा लो। संबोधन कारक व्याकरण के सामान्य प्रवाह को तोड़ने वाला कारक है। बाकी सारे कारक वाक्य के भीतर चुपचाप अपना काम करते हैं, क्रिया के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन संबोधन कारक एक पुकार है, एक ठहराव है। इसका वाक्य की मुख्य क्रिया से उस तरह का सीधा गणितीय संबंध नहीं होता। यह दरअसल सामने वाले का ध्यान अपनी ओर खींचने या अपनी किसी तीव्र भावना को व्यक्त करने का एक तरीका है। ये बातचीत शुरू करने का एक ट्रिगर है। तो हमने इन 8 भेदों को गुरुजी, सुअर और बंदूक की सनोखी कहानी के जरिए बहुत ही विस्तार से समझ लिया। हाँ, स्रोत ने इसे बहुत आसान बना दिया है। लेकिन अब एक व्यावहारिक सवाल उठता है। स्रोत पढ़ते समय या ये चर्चा सुनते समय तो ये सब बहुत तर्कसंगत लगता है, पर जब असल जिंदगी में कोई बात कह रहा होता है या कोई परीक्षा दे रहा होता है, तो क्या इतना सब सोचने का समय होता है? नहीं, इतना समय तो नहीं होता। तो स्रोत में इस पूरी जानकारी को दिमाग में पक्का करने के लिए सही पहचान कैसे करें, इसके लिए कोई मास्टर ट्रिक बताई गई है क्या? हाँ, और ये इस गहन अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सबको हमेशा याद रखने के लिए एक वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट दिया गया है। वेन डायग्राम मतलब वो गोलों वाला चित्र। बिल्कुल। इस डायग्राम के 3 मुख्य घेरे हैं, परिदृश्य, भाव और अभ्यास। कॉन्टेक्स्ट, फील और प्रैक्टिस। जब ये तीनों घेरे एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो बीच में जो जगह बनती है वही सही पहचान है। इस वेन डायग्राम के हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये भाव और परिदृश्य एक साथ कैसे काम करते हैं? अगर हम इसके पहले हिस्से भाव की बात करें तो ये वही है जिस पर हमारी पूरी चर्चा केंद्रित रही है। केवल ने या से जैसे चिन्हों के भरोसे मत बैठिए। हाँ, कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच असल में क्या रिश्ता बन रहा है उसे महसूस करना जरूरी है। क्या कुछ दिया जा रहा है या असर डाला जा रहा है? और दूसरा हिस्सा है परिदृश्य या कॉन्टेक्स्ट। कोई भी वाक्य हवा में नहीं बोला जाता। व्याकरण को रटने के बजाय ये देखिए कि बात किस स्थिति में कही जा रही है। अगर कोई कह रहा है कि छत से ईंट गिरी, तो परिदृश्य खुद बता रहा है कि छत और ईंट अलग हो रहे हैं। यानी ये अपादान कारक है
और इसका तीसरा घेरा है निरंतर अभ्यास। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सही अर्थ निकालना और कर्ण और अपादान के से के बीच का वो बारीक अंतर समझना कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक रात में आ जाए। ये भाषा के साथ लगातार समय बिताने और वाक्यों को इस नए नजरिए से देखने के अभ्यास से ही पक्का हो सकता है। बिल्कुल सही। जब भाव, परिदृश्य और अभ्यास ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर कोई भी व्यक्ति वाक्य की सही पहचान करने में माहिर हो पाता है। फिर उसे कोई नियम रटने की जरूरत नहीं पड़ती, भाषा स्वाभाविक रूप से अंदर से फूटती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये कहा जा सकता है कि व्याकरण कोई डराने वाली चीज नहीं